रामपुर शहर के बाहरी हिस्से में बनी वीआईपी कॉलोनी का एक मकान था। सदाबहार नाम के अनुरूप ही इस घर के आंगन में लगे चमेली, मोगरे और तुलसी के पौधे हमेशा खिले रहते थे। घर के मालिक थे सतीश शर्मा जी, जो बैंक से सीनियर मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। उनके जीवन का एक ही नियम था, अनुशासन, और इस नियम को घर में लागू करने का जिम्मा था उनकी धर्म पत्नी सुजाता जी का। सुजाता जी ने 30 साल तक इस घर को अपनी उंगलियों के इशारों पर चलाया था। सुबह ठीक 5 बजे उनके दिन की शुरुआत होती। 5:30 बजे तक घर की चौखट पर पानी छिड़क कर रंगोली बन जाती और 6 बजते बजते रसोई से अदरक इलायची वाली चाय की महक पूरे घर में तैरने लगती। शर्मा जी अक्सर अखबार हाथ में लिए चश्मा नाक पर टिकाते हुए कहते, सुजाता, तुम्हारे हाथ की चाय ना मिले तो लगता है कि दिन ही शुरू नहीं हुआ। सुजाता जी के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती। उनके लिए यही उनकी दुनिया थी, यही उनकी उपलब्धि थी। लेकिन इस साल इस बंधी बंधाई दिनचर्या में एक नया मोड़ आया। उनके इकलौते बेटे राहुल की शादी रिया से हुई थी। राहुल जहां एक शांत, सीधे स्वभाव का बैंक अफसर था, वहीं रिया शहर की एक बड़ी आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थी। रिया आधुनिक ख्यालों की, हंसमुख और अपने काम के प्रति बेहद गंभीर लड़की थी। शादी के शुरुआती 2 महीने तो रीति रिवाजों और मेहमानों के आने जाने में निकल गए, लेकिन जैसे ही जिंदगी पटरी पर लौटी, सदाबहार मकान की हवाओं का रुख बदलने लगा। रिया का काम वर्क फ्रॉम होम था, जो बाहर से देखने वालों को बड़ा आरामदायक लगता था, लेकिन असल में वो 24 घंटे का बंधुआ मजदूर बनने जैसा था। रिया की टीम अमेरिकी क्लाइंट्स के साथ काम करती थी, जिसका सीधा मतलब था कि जब पूरा रामपुर सो रहा होता, तब रिया अपने कमरे में लैपटॉप की नीली रोशनी के सामने बैठकर कोडिंग कर रही होती थी। अक्सर रात के 3 या 4 बज जाते थे। नतीजा ये हुआ कि रिया सुबह 8:30 या 9 बजे से पहले नहीं उठ पाती थी। शुरुआत के कुछ हफ्ते तो सुजाता जी ने बर्दाश्त किया, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर का अनुशासित गृहिणी स्वभाव जाग उठा। एक सुबह जब सुजाता जी रसोई में अकेले पोछा लगा रही थीं और उनके घुटनों में तेज दर्द था, उन्होंने घड़ी देखी। 8:45 बज रहे थे। ठीक उसी समय रिया अपनी आंखों को मलते हुए बिखरे बालों के साथ नीचे उतरी। गुड मॉर्निंग माँ जी, रिया ने धीमी आवाज़ में कहा। सुजाता जी ने बिना उसकी तरफ देखे रसोई के सिंक में बर्तन को जोर से पटका। एक तीखी आवाज़ गूंजी। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग, चाय थर्मस में रखी है, निकाल कर पी लो। पराठे ठंडे हो गए हैं, गर्म कर लेना। रिया ने सुजाता जी के चेहरे के हाव भाव देखे। वो समझ गई कि माँ जी नाराज़ हैं। उसने सफाई देने वाले स्वर में कहा, माँ जी, असल में कल रात 3 बजे तक विदेशी सर्वर डाउन था, मुझे जागना पड़ा। सुजाता जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, बहू, हम ठहरे पुराने ज़माने के लोग, हमें ये सर्वर और कंप्यूटर का काम समझ नहीं आता। हमारी माँ ने हमें सिखाया था कि जिस घर की बहू सूरज ढलने के बाद तक सोती है, वहाँ लक्ष्मी नहीं आती। पर अब ज़माना बदल गया है, तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। ये कहकर सुजाता जी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गईं। रिया वहीं रसोई के प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कोई कामचोर लड़की नहीं थी, वो तो बस अपनी नौकरी की जिम्मेदारी निभा रही थी, जिसके लिए उसे हर महीने मोटी सैलरी मिलती थी। लेकिन इस घर में उसकी उस मेहनत की कीमत सुबह जल्दी न उठ पाने की वजह से शून्य हो गई थी। शाम को जब राहुल वापस आया तो घर का माहौल किसी ठंडे युद्ध के मैदान जैसा था। सुजाता जी टीवी पर कोई धार्मिक सीरियल देख रही थीं और रिया ऊपर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किए बैठी थी। राहुल जब ऊपर गया तो उसने रिया को रोते हुए पाया। क्या हुआ रिया, माँ ने कुछ कहा? राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। रिया ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, राहुल,
मैं यहाँ घुटन महसूस कर रही हूँ। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि हम अपना भविष्य बेहतर बना सकें, लेकिन माँ जी को लगता है कि मैं सिर्फ सोती रहती हूँ। कल रात मुझे क्लाइंट ने सरप्राइज़ कॉल किया। मैं क्या करती? नौकरी छोड़ दूँ? राहुल, मुझे इस घर में अजनबी जैसा लगने लगा है, जैसे मैं कोई मेहमान हूँ जो यहाँ सिर्फ सोने आती है। राहुल असमंजस की स्थिति में था। एक तरफ उसकी माँ थी, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और जिनके घुटनों का दर्द अब बढ़ता ही जा रहा था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी, जो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। उसने रिया को गले लगाया और कहा, मैं माँ से बात करूँगा, तुम परेशान मत हो। अगले दिन रविवार था। राहुल ने तय किया कि वो इस मुद्दे को सुलझाएगा। दोपहर के खाने के बाद जब सतीश जी सो रहे थे, राहुल रसोई में अपनी माँ के पास गया, जो रात के डिनर की तैयारी के लिए सब्जियां काट रही थीं। माँ, थोड़ा यहाँ बैठो ना। राहुल ने सुजाता जी के हाथ से चाकू लेते हुए कहा। सुजाता जी बैठ गईं। क्या बात है राहुल, आजकल चेहरा बड़ा उतरा हुआ है रहता है तेरा। माँ, मैं रिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। राहुल ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। आप उस पर सुबह जल्दी उठने का दबाव क्यों डालती हैं? वो रात भर जाग कर काम करती है। कंपनी उसे घर बैठे पैसे नहीं देती माँ, बहुत तनाव होता है उसे। सुजाता जी का चेहरा कठोर हो गया। अच्छा, तो बहू ने अब बेटे को पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया। राहुल, मैंने उसे कभी काम करने से मना नहीं किया, लेकिन क्या एक बहू का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वह सुबह उठकर घर के बड़ों को एक कप चाय पूछ ले? मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। क्या मुझे ये हक नहीं कि मेरी बहू सुबह मेरे साथ रसोई में 2 मिनट बैठकर बात करे? मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए राहुल। मुझे इस घर में एक बहू चाहिए जो कोई पेइंग गेस्ट नहीं। राहुल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने महसूस किया कि ये लड़ाई आधुनिकता बनाम परंपरा की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई अकेलेपन और अपेक्षाओं की थी। माँ को हाथ बटाने वाले से ज़्यादा साथ निभाने वाले की तलाश थी, और रिया को काम के बीच थोड़ी सी सहानुभूति की। दिन बीतते गए, पर कड़वाहट कम नहीं हुई। बातचीत सिर्फ हाँ और ना तक सीमित हो गई थी। इसी तरह 2 हफ्ते और गुजर गए, और फिर आया जुलाई का वो आखिरी रविवार। शनिवार की पूरी रात मूसलाधार बारिश हुई थी। सुबह भी आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। रामपुर का मौसम ऐसा था कि कोई भी बिस्तर से उठना नहीं चाहता था। रिया हमेशा की तरह रात के 3:45 सोई थी, क्योंकि उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट लाइव हो रहा था। सुबह के ठीक 6 बजे सुजाता जी की आँख खुली। उनके घुटनों का दर्द आज मौसम की नमी के कारण असहनीय हो चुका था। जब उन्होंने पैर ज़मीन पर रखे तो उनके मुंह से एक चीख निकल गई। दर्द के मारे उनका बुरा हाल था, लेकिन उनका स्वाभिमान उन्हें किसी को जगाने की अनुमति नहीं दे रहा था। वो दीवार पकड़ते पकड़ते बची कुची हिम्मत समेट कर नीचे रसोई में पहुंची। ठंड बहुत थी। शर्मा जी के लिए काढ़ा और चाय बनाना ज़रूरी था। सुजाता जी ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और गैस पर पानी चढ़ाया। जैसे ही वो चाय पत्ती का डिब्बा उठाने के लिए ऊपर के रैक की तरफ बढ़ी, उनके घुटने ने पूरी तरह जवाब दे दिया। उनका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे ज़मीन पर गिर पड़ी। उनके हाथ से स्टील का डिब्बा छूटा और पूरी रसोई में चाय पत्ती बिखर गई। डिब्बे के गिरने की तेज़ और खड़खड़ाती आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई ऊपर तक गई। ऊपर कमरे में रिया गहरी नींद में थी, लेकिन उस अजीब आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। उसे लगा कि कुछ अनहोनी हुई है। वो तुरंत बेड से उतरी और बिना चप्पल पहने ही सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागी। रसोई के दरवाजे पर पहुंचकर जो दृश्य रिया ने देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। सुजाता जी फर्श पर बैठी थीं। उनका एक हाथ
उनके बाएं घुटने पर था, जिसे वो जोर से दबा रही थीं। उनके चेहरे पर एक अत्यधिक दर्द के भाव थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जमीन पर हर तरफ चायपत्ती बिखरी पड़ी थी। रिया ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई और सुजाता जी को सहारा देते हुए बोली, माँ जी क्या हुआ? आप गिर गईं क्या? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? सुजाता जी ने दर्द में कराहते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और रूंधे गले से बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा पैर फिसल गया। तुम जाओ, सो जाओ, तुम्हारी नींद खराब हो गई। इस विकट परिस्थिति में भी सुजाता जी का वो वाक्य रिया के दिल में तीर की तरह चुभा, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं, एक बेबसी थी। रिया ने कहा, माँ जी प्लीज़ चुप रहिए। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सुजाता जी को धीरे धीरे खड़ा किया। वो उन्हें सहारा देकर लिविंग रूम के बड़े सोफे तक ले आई और उन्हें आराम से लिटा दिया। उसने तुरंत राहुल को आवाज़ दी। राहुल हड़बड़ाकर नीचे भागा। शर्मा जी भी आ गए। क्या हुआ माँ? राहुल ने घबराकर पूछा। रिया ने कहा, राहुल, माँ जी के घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है और वो रसोई में गिर गई थी। तुम जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो। पापा, अब माँ जी के सिर के नीचे तकिया लगाइए। मैं अभी आई। रिया दौड़कर अपने कमरे में गई और वहाँ से एक ख़ास आयुर्वेदिक दर्द निवारक तेल लेकर आई जो उसकी खुद की माँ ने उसे शादी के समय दिया था। वो सुजाता जी के पैरों के पास फर्श पर बैठ गई। उसने बिना झिझक के सुजाता जी के साड़ी के पल्लू को थोड़ा ऊपर किया और उनके सूजे हुए घुटने पर हल्के हाथों से तेल की मालिश करने लगी। अरे रिया, रहने दो बेटा, तुम क्यों? सुजाता जी ने झेपते हुए कहा। रिया की आंखों से एक आंसू टपक कर सुजाता जी के पैर पर गिरा। रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। माँ जी, क्या मैं सचमुच इस घर की बेटी नहीं हूँ? इतने दिनों से आप इस दर्द में थीं और मुझे अपनी कोडिंग से फुर्सत नहीं मिली। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। मैं मानती हूँ कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। सुजाता जी ने रिया की तरफ देखा। उस लड़की की आंखों में कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ एक बच्ची की तरह साफ और तड़पती हुई चिंता थी। सुजाता जी का बरसों का कठोर अनुशासन और उनके भीतर का अहम उस एक आंसू की बूंद के साथ बह गया। उन्होंने झुककर रिया का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचकर सीधे अपने गले से लगा लिया। सोफे पर बैठी सासू माँ और फर्श पर बैठी बहू दोनों रो रही थीं, लेकिन ये रोना दूरियों का नहीं, बल्कि उन दूरियों के मिटने का था। राहुल और शर्मा जी दरवाजे पर खड़े होकर चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। दोनों के चेहरों पर एक अनकहा सुकून था। आधे घंटे बाद डॉक्टर आए। उन्होंने सुजाता जी को देखा, कुछ दवाइयाँ दीं और सख्त हिदायत दी। शर्मा जी, सुजाता भाभी को कम से कम एक हफ्ता बिल्कुल आराम करना होगा। रसोई का काम तो भूल ही जाइए। डॉक्टर के जाने के बाद सुजाता जी चिंतित हो गईं। अरे बाप रे, एक हफ्ता आराम, फिर घर का क्या होगा? सतीश को टाइम पर दवा चाहिए, राहुल को नाश्ता। तभी रसोई की तरफ से एक कड़क आवाज़ आई, इस घर की कमान अब मेरे हाथ में है कैप्टन, इसलिए आप चुपचाप आराम कीजिए। सबने मुड़कर देखा। रिया हाथ में एक बड़ी सी ट्रे लिए आ रही थी। ट्रे में 4 कप कड़क उबलती हुई अदरक और पुदीने वाली चाय थी और साथ में गर्मा गर्म कुरकुरे आलू के पराठे थे, जिनकी खुशबू से पूरा लिविंग रूम महक उठा था। रिया ने सुबह के उस सन्नाटे और बिखरी चायपत्ती को साफ करके इतनी जल्दी सब कुछ तैयार कर लिया था। रिया ने पहला कप सुजाता जी की तरफ बढ़ाया। लीजिए माँ जी, पीकर बताइए, क्या आपकी कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं? सुजाता जी ने कांपते हाथों से कप लिया और चुस्की ली। चाय का स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा सुजाता जी को पसंद था, कड़क, मीठा और अदरक के तीखेपन से भरपूर।
सुजाता जी ने मुस्कुराते हुए सतीश जी की तरफ देखा और बोली, सुनिए जी, आज से हमारे घर का नियम बदल रहा है। अब से इस घर की मॉर्निंग टी की इंचार्ज रिया है। और हाँ, इतवार के दिन चाय सुबह 9 बजे ही बनेगी, क्योंकि मुझे इस लाजवाब चाय के लिए थोड़ा देर से उठना भी मंजूर है। राहुल ने हंसते हुए कहा, और मेरा क्या माँ, मुझे तो सुबह जल्दी भूख लगती है। सुजाता जी ने राहुल को डांटते हुए कहा, तो खुद बनाकर खा लिया कर। मेरी बहू रात भर काम करती है, उसे सुबह कोई तंग नहीं करेगा। पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। बाहर बारिश थम चुकी थी और बादलों के बीच से सूरज की हल्की गुनगुनी धूप सदाबहार मकान के आंगन में उतर रही थी। घर की दीवारें वही थीं, लोग भी वही थे, बस अब उनके बीच का रिश्ता धूप छाँव के धागों से बुनकर और मजबूत हो चुका था। सीख, किसी भी परिवार को चलाने के लिए नियमों से ज़्यादा लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी उम्मीदों की ज़िद छोड़कर सामने वाले की परिस्थितियों का सम्मान करने लगते हैं, तो बड़े से बड़ा मनमुटाव भी एक कप गर्म चाय के साथ खुलकर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।